नमस्कार, मी अश्विन बापट. माझा कट्ट्यावर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल, पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदू काका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे फ्लेवर्ड मिल्क, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार. सध्या गणेशोत्सवाचा उत्साह सगळीकडे पाहायला मिळतोय. सगळीकडे चैतन्यदायी वातावरण आहे आणि असंच एक चैतन्यदायी ऊर्जादायी व्यक्तिमत्व आज आपल्या कट्ट्यावर आलंय. कट्ट्याचे आजचे पाहुणे आहेत हिंदी सिनेसृष्टीतले ज्येष्ठ अभिनेते जितेंद्र. गिरगावच्या चाळीतले सुरुवातीचे दिवस, व्ही शांताराम यांच्यासोबतचा राजकमलमधील तो काळ, त्यानंतर हिंदी सिनेमातील आघाडीचा स्टार अशी त्यांची वाटचाल राहिली आहे. संजीव कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा यांसारख्या स्टार्सच्या तगड्या स्पर्धेत त्यांनी स्वतःचं असं एक वेगळं स्थान निर्माण केलंय आणि सुमारे 5 दशकं या सिनेसृष्टीवर आपला ठसा उमटवलाय. अशा या हिंमतवाल्या अभिनेत्याचा अधिक परिचय करून घेणार आहोत आणि त्याचवेळी त्यांच्या थक्क करणाऱ्या फिटनेसबद्दलही अधिक जाणून घेणार आहोत. आपलं खूप खूप स्वागत कट्ट्यावर आणि आपल्याला गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा. थँक्यू. जितेंद्रजी, माझी पिढी जी आहे तर तुमच्याकडे बघून, तुमचे सिनेमे बघून, तुमच्यासारखे कपडे घालून असं आम्ही मोठे झालो, वाढलो. म्हणजे मी जेव्हा 12वीला होतो, पंढरपूर माझं परीक्षेचं सेंटर होतं आणि 12वीच्या त्या 10 दिवसांमध्ये मी 6 वेळा मवाली बघितला होता तिथं. कारण मवाली बघितल्यावर पेपर जरा बरा जातो असं त्यावेळेला समज होता झालेला. तर असं जे चाहत्यांचा म्हणजे आमच्यासारखे खूप प्रचंड तुमच्यावर प्रेम करणारे चाहते आहेत. तुम्ही असे कुणाचे दिवाने होतात की ज्याच्यासाठी सगळं सोडून ह्याचे सिनेमे बघावेत असं तुम्हाला वाटायचं? हा खरं तर एक प्रश्न. पण त्याच्या आधी गणपतीचे दिवस आहेत. तुमचं सगळं बालपण गिरगावला गेलं, जिथं मराठी वातावरण सगळं, त्या वातावरणात तुम्ही लहानाचे मोठे झालात. गणेशोत्सव म्हटलं की आपण काय मिस करतो असं तुम्हाला वाटतं? कुठल्या प्रश्नाचं उत्तर आधी देऊ? आधी गिरगाव गणपती. मी हिंदीत बोलू चालेल? हो, जेवढं जमेल तसं. तुम्ही मराठी फार उत्तम बोलता. जितकं जे काय निघालं तर बघूया. माझा जन्म झाला अमृतसरमध्ये. माझी आई आणि माझे वडील मुंबईत होते, गिरगावात. आणि डिलिव्हरी करायला माझी आई अमृतसरला गेली. त्यावेळी माझा जन्म घरीच झाला आहे. ते दाई यायच्या. आणि आय एम अ 7 month प्रीमॅच्योर चाइल्ड, बिकॉज माई मदर वॉज वेरी वेरी यंग. उस ज़माने में जल्दी शादी होती थी. मेरी माँ की उम्र होगी 15-16 साल जब मैं पैदा हो गया. तो आप समझ सकते हैं. पर पैदा होने के 1 महीने बाद वो हमको मुंबई ले आया. तो मेरा पूरा परवरिश, रहना सहना, खाना पीना, सोचना इज टिपिकल महाराष्ट्रीयन. देखिए, मी गिरगावातून बाहेर आलो, जे काय झालं, पण गिरगाव अजूनही माझ्या आतनं गेलं नाही बाहेर. क्या बात है. आम्ही दैट इज स्टिल इनसाइड मी. मैंने ऐसे लोग देखे, बिकॉज आज मेरी जो उम्र है तो मेरा तजुर्बा, मेरे बहुत लोगों से मुलाकात हुई, अलग अलग लोगों से मुलाकात हुई, अलग कास्ट के लोगों से मुलाकात हुई. एक टोटल बात कर रहा हूँ. तो मेरे जो पहले 19 साल थे जब मैं वहाँ से निकला बाहर, जो पहले 19 साल थे वो 4 माले की बिल्डिंग में वो से 80-82 82 फैमिलीज रहती थी. मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैमिली से मैं अलग था. ऐसा लगता था सब मेरी फैमिली है और मैं उनका हूँ. वो कैसे है मैं आपको बताऊँ. मेरे घर में एक, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा, बाद में आप एडिट कर लीजिएगा. तो ऐसा है कि इतना अपनापन, इतना प्यार. मेरे को आज इतने साल हो गए गिरगांव छोड़ के, मोर देन 62 ईयर्स, 63 ईयर्स हो गए गिरगांव छोड़ के. मैं कभी सोचता हूँ कि जो मेरे वो पहले 19 साल थे, जो मेरे को आनंद आता था छोटी छोटी चीज़ का मज़ा आता था, वो फ्रेंडशिप का मज़ा आता था, नेबर्स का मज़ा आता था, जो मन में सुकून था, चैन जिसे बोलते हैं, मन का चैन. कुछ नहीं था तो भी बहुत कुछ ऐसा था कि बहुत कुछ है. उसके बाद नहीं मिला. वो पहले 19 साल में जो मिला वो बाद में नहीं मिला. ये
उस वातावरण का असर है, क्योंकि आज मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा घर थोड़ा बड़ा है, पर मेरे को आज तक नहीं मालूम, मैं 30 साल से यहाँ रहता हूँ, आप आए मेरे घर, कि मेरे बाजू में कौन रहता है, मुझे आज तक नहीं मालूम। उस ज़माने में जब गिरगाम में रहता था, अभी आनंद आता है तो कैसा आनंद आता है देखिए। मेरे घर में ट्यूबलाइट लगी और क्रॉम्पटन का फ़ैन, वो इम्पोर्टेंट है क्रॉम्पटन, उस ज़माने में बड़ी बात होती थी, इंग्लिश कंपनी का फ़ैन। मेरे घर में ट्यूबलाइट और क्रॉम्पटन का फ़ैन लगा, पूरी बिल्डिंग देखने आई, ओ ऐसा गलत क्रॉम्पटन तो फ़ैन लागला है, कौतुक होता। मैंने इतना मज़ा है, इतनी छोटी चीज़ का इतना आनंद, और हम भी बड़े रुबाब से खड़े होते थे कि हमारा घर देखने को आए। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी होती थी, होता है हर एक के घर में, वो कभी महसूस नहीं हुई। कुछ नहीं है तो पड़ोसी से ले आओ, बाद में आप उनको दे दो। तो कभी ये प्रेशर ही नहीं हुआ कि भाग के कुछ लेके आओ, कोई अचानक आ गया है तो बाजू वाले से ले लो, उधर से ले लो, इधर से ले लो, सब देने को रेडी बैठे हैं। ऐसा कहाँ है? ऐसा मैं तो देखता ही नहीं हूँ। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी दौड़ में भाग रहे हैं, वहाँ सब ऐसा लगता था कि एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता था। अभी जैसे जैसे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। गणपति मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। वो 11 दिन हमारे घर में, हमारी बिल्डिंग में सार्वजनिक गणपति आता था। आपको मालूम होगा, वो सार्वजनिक गणपति का मंडप लगता पहले, वो लगने की तैयारी में भी, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर वो कई लोग बिल्डिंग के एक्टर लोग ड्रामा करते थे, बड़ी बात होती थी। 11 दिन का 11 प्रोग्राम होता था, एक्सेप्ट द लास्ट डे। लास्ट डे तो विसर्जन है, उस दिन प्रोग्राम नहीं है, तो 10 प्रोग्राम तो होते थे। तो 3-4 तो नाटक, तो नाटक करने वाली बिल्डिंग गई और उनकी रिहर्सल हो, और हम लोग खिड़की से चढ़ के, वो ऊपर का चटके नहीं होती ना, उधर से झांके तो हमको हकालते थे, और सब एक्टर लोग काम कर रहे। तो उसका जो मज़ा था, और वो स्टेज लगा है, स्टेज पे खेल रहे, कूद रहे हैं, एंड दैट वाज द बेस्ट पीरियड, बिकॉज गणपति को लाना है, वो सबको डांस करना है। और मैंने ये देखा है, डांसिंग का जो सिलसिला है वो ऐसा है, जितनी हमारी भाभियाँ वहाँ पे थी, बहनें वहाँ पे थी बड़ी बड़ी, वो जो लेडीज़, वो सब आती थी गणपति को लेने के लिए और विसर्जन पे। और दोनों का कार्यक्रम एक ही होता था कि गणपति बापा गुस्सा हो जाएंगे अगर डांस नहीं करे तो यू शुड सी दोस लेडीज़ कैसे नाचती थी। और इतना उनकी, नहीं तो साल भर तो ऐसे ही बैठना पड़ता है, वो 2 दिन वो नाचती थी, अपनी भड़ास निकाल देती। हर एक के दिल में है ना, हर एक को अच्छा लगता है कि मैं कुछ करूं, आई शुड ऑल्सो एन्जॉय। वो रिस्ट्रिक्शंस सोसाइटी की इतनी है, स्पेशली लो मिडिल क्लास में तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, उस ज़माने में मैं बोल रहा हूँ। और औरतें नाचे क्योंकि गणपति को खुश करना है। और मैं, हमारे जो ग्रुप था लड़कों का, तो जहाँ पूजा होनी है, पहले जाके खिड़की से देखने का कि यहाँ प्रसाद क्या है। जहाँ पे सिर्फ वो शक्कर का आता है ना, वाइट वाइट, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ तो उधर नहीं जाने का। तो जहाँ अच्छा पेड़ा है या कोई अच्छी मिठाई है, तो वहाँ जो बाहर से देखा तो ठीक है। फिर वो सबके घर में गणपति है, तो आरती एक ही टाइम पे तकरीबन होती थी। तो जिसका क्लाइमेक्स है पहले उधर घुसो कि जल्दी लेके फिर दूसरी जगह जाए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो मिस करता हूँ मैं, बहुत मिस करता हूँ। तुम्ही आता हे डान्स, तुमची एक डान्सची ती अलग अशी स्टेप, ती तुमची डान्सची जी स्टेप आहे ती तिथंच सुरू झाली? असं आहे, हिंदीमध्ये मी असं म्हणतो की मी पोपट आहे. पोपट म्हणजे मला चांगला डान्स मास्टर मिळाला तर मी चांगलं डान्स केलं आहे, मला चांगला डायरेक्टर मिळाला मी चांगलं काम केलं आहे, जितकं वाईट डायरेक्टर मिळालं जितकं वाईट मी काम पण केलं आहे. तो आय एम तोता सिंग पैरेट.
तो आई कॉल माई सेल्फ आई एम एज गुड एज माई डायरेक्टर और द कोरियोग्राफर. नाही नाही, पण ही जी तुमची डान्सची स्टाईल आहे ती तर तुमचीच आहे ना. डांस में क्या होता है मैं आपको बताऊं. डांस सबके अंदर है, हर एक के अंदर है, पर एक झाका होता है, झिझक. यू शुड फील कम आउट ऑफ दैट झिझक. वंस यू कम आउट ऑफ दैट झिझक यू आर ए गुड डांसर. एनीबडी. कोई बहुत अच्छा करेगा, कोई बहुत लचक के साथ करेगा, कोई कम लचक के साथ, पर डांसर तो सब है. मगर वो झिझक दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को देख रहा है, मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो निकल जाएगा ना. यू आर ए गुड डांसर. पण तुम्ही म्हणजे तिथं असताना तुम्ही त्या डान्समध्ये वगैरे असालच, तुम्हाला ती नाटकं जी बसवली जायची त्यामध्ये तुम्हाला मिळायची का संधी? आम्ही रिजेक्टेड. का? पण ते मोठे ॲक्टर होते. मग आम्ही मी जेव्हा गिरगाव सोडलं माझं वय 19 होतं. पण तुम्ही गिरगाव सोडून गेलात कुठं? कुलाब्याला. बर. गिरगाव सोडलं, तिथे माझ्या वडिलांना 3-4 हजार रुपये मिळाले खोलीचे 2, आणि 7-8 हजारमध्ये कुलाब्याला आम्ही एक लहान फ्लॅट घेतला. अच्छा. खोली होती 120 फुटाची. म्हणजे फ्लॅट मिळाला त्यावेळी कुलाबा 400-450 फूट, एक बेडरूम, हॉल आणि दोन बाथरूम असं काहीतरी होतं. एक बाथरूमला आम्ही किचन केलं, तर एक बाथरूम कमी झाला, आणि जे किचन होतं मोठं त्याला बेडरूम केलं, तर 2 बेडरूम झाले. जेव्हा माझी आई पहिल्यांदा तिथे आली तर असं दार उघडल्यानंतर असा हॉल होता आणि नंतर रूम होते 2. दार उघडल्यानंतर 150 फुटाचा हॉल होता, असा मोठा, 15 बाय 10, 18 बाय 10 असेल. अरे रवि, माझी आई म्हणते, अरे ये तो क्रिकेट का मैदान हो गया. आप सोचिए कितनी हमारे शौक, हमारी ज़रूरत कितनी थी. आप सोचिए हमको किस चीज़ से खुशी मिलती थी, ये सोचिए. आज कितना भी कुछ आता है, इतनी इम्यूनिटी है, वो किक नहीं है, वो आनंद नहीं है. सब कुछ है, ये भागदौड़ में फंस गए, भाग रहे बस. पण हे असं का होतं की म्हणजे सगळं असून सुद्धा आनंद समाधान, आता हे फक्त म्हणजे तुम्ही जे म्हणता हीच आता सगळ्यांची अशीच भावना असते. असं आहे, इथे मी माझे नेबर्स मोस्टली महाराष्ट्रन, उस ज़माने के महाराष्ट्रन की बात करता हूँ. बहुत नेक आदमी. लब्बाड़ मतलब दैट वर्ड वॉज अ बैड वर्ड. यू नो, आजकल लब्बाड़ बोलो तो बोलो सॉफ्ट लगता है ना. उस ज़माने उस ज़माने में बहुत बुरा मानते थे. और अपनी अक्कड़ में कॉटन का कोट पहन के शशी कुडतरकरांचे वडील ते कुठे फोर्ड कंपनीमध्ये काम करायचे तिथे. तो कॉटनचा कोट, कॉटनची पॅन्ट, कॉटनची, आणि ते ब्राऊन कलरची हॅट होते अशी, ते घालायचे लोक असे. ऑल मिडल क्लास. और घमंड नहीं, पण अपना अहम, जे काय आहे हे माझं आहे आणि मी केलं आहे. आणि जब आपके अंदर हवरटपना नहीं है तो आपको आनंद है. और की जब चाह होती है और मिले तो आप ग्रीडी हो जाते हो. दुखी होने का वो 100% चांस है. इसलिए मैंने महाराष्ट्रियन लोगों को देखा है जो मेरे ज़माने के थे, इतने नेक, मैं बता नहीं सकता हूँ. मैं ढूंढता हूँ वो लोग कहाँ गए. मेरी दोस्ती ये साल तक, अभी ये गणपति को वहाँ पे क्या है मुझे नहीं मालूम. ती बिल्डिंग पाडली आता. वो बिल्डिंग तोड़ दी. गणपति की पूजा करने वाले हैं, बस ये मुझे नहीं मालूम, ये आपसे मालूम पड़ा. करने वाले. ये आज ही मैं मेरे, हाँ, आप जरूर आइए, करने वाले. आप बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना चाहिए ना. आई एम पार्ट ऑफ देम. आई स्टे इन द सेम बिल्डिंग. अच्छा. नहीं, मैं अपनी यादों के लिए ज़रूर आऊँगा. ये 19 तारीख को मेरे घर पे भी गणपति होता है. मैंने जब गिरगाम छोड़ा और जब मैं एक्टर बन गया
एक्टर मतलब जूनियर आर्टिस्ट नहीं, पहले जूनियर आर्टिस्ट था, फिर एक्टर बना। तो नसीब की बातें हैं, ये मैं सोचूं कि मैं बहुत अक्लमंद था, ऐसा नहीं है। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फेक गुड आई एम ट्राइंग टू बी जेन्युइन वॉट एवर आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट। नाही नाही, ते मराठी लोकांबद्दल सांगत होता तुम्ही, तुमचे शेजारी आणि त्यांचे संस्कार. उनमें क्या था, इतनी नेकी कि आपको कैसे मैं बताऊं। अब ये आजकल आप, मैं एक मोटी बात करता हूँ, जो लिव इन रिलेशनशिप है, मैं मेरे को कुछ अगेंस्ट नहीं है इस बारे में। उस ज़माने में आप सोच नहीं सकते थे, डाइवोर्स है। मेरी लोकेलिटी में कभी आप ये सोच नहीं सकते थे कि डाइवोर्स भी कुछ होता है, वो सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड में होता है, ऐसा बोलते थे। अभी कितना कॉमन है। अभी यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरे दिल में जो अपब्रिंगिंग है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, अंदर गिरगांव अंदर ही है। मेरी मेंटल एडजस्टमेंट होती नहीं इस बात से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नाही, पण जेव्हा म्हणजे तुम्ही अगदी लोअर मिडल क्लास तुमचे नेबर्स होते, त्यांच्यामध्ये तुम्ही राहत होतात, नंतर तुम्ही इतके मोठे स्टार्स झालात, तुम्हाला म्हणजे आपल्याकडं सिनेमातला आणि स्टार, आणि तोही जितेंद्रसारखा स्टार, म्हणजे त्याची पॉप्युलॅरिटी, मग त्याच्याबरोबर पॉप्युलॅरिटी, पैसा, अशा सगळ्या गोष्टी इतक्या एकदम आणि खूप लहान वयामध्ये जेव्हा येतात, खूप पैसा, खूप प्रसिद्धी, तेव्हा त्याला तुम्ही कसं डील केलं? तुमचे पाय जमिनीवर कसे राहिले? दिस इज माई अपब्रिंगिंग इन गिरगांव, दिस इज वॉट आई वॉज कमिंग टू। ये हकीकत बताता हूँ। वहाँ पे ये ज़रूर सीखा कि अपनी औकात नहीं भूलनी। आप अपने आप को इससे ज़्यादा समझोगे तो ये आपकी गलती है। पर आस्ते आस्ते वो भी फेड आउट होता गया, क्योंकि दूर हो गया, तो मैं भी औरों की तरह हो गया होऊंगा, मैं ऐसा समझता हूँ। पर जब याद करता हूँ तो मुझे वो नेचर, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग होने चाहिए, जैसे वहाँ मेरे नेबर्स थे। अभी ये मेरे को बता रहे थे मेरे दोस्तों, कितना प्यार। पहली बार शाम को वॉक करने गए तो पहली बार सिगरेट पिया था मलबार हिल के नीचे जाके। कितनी बड़ी बात। आई वॉज 18 years old, मैंने फर्स्ट वो बाबली करके, वो मेरे को पहले सिगरेट सिखाया। ये मतलब इतनी बड़ी बात हो रही है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। आज कैसे है? मेरे घर की बात बताता हूँ। मेरे घर में अंडा बॉईल हो रहा है, मेरी माँ ने वीणी वीणी लगाई है, तो हम समझ जाते थे आज डैडी पीने वाले हैं। वो खिड़की विड़की बंद हो रही है, सोडा आ रहा है, मतलब इट वॉज लाइक ए ओकेजन। हम लोग को बाहर वरांडा में घूमना पड़ता था कि आज डैडी का एक फ्रेंड आ रहा है। और वो अब कितना कैजुअल है, कोई शाम को आए तो ऐसे ड्रिंक ऑफर करते जैसे कोको कोला दे रहे हैं। उस वक्त कितनी बड़ी बात थी, मतलब मॉरल वैल्यूज कितने हाई थे। इतना कैजुअल हो गया ये सब चीज़ें जो कभी कैजुअल नहीं थी। तुम्ही म्हणजे खूप आजही तुम्ही खूप त्या सगळ्या वातावरणाबद्दल वगैरे खूप इमोशनल आहात. तुमच्यावर तुमचं कुटुंब तर पंजाबी होतं, तर आई वडिलांचे तुमच्यावरचे सगळ्यात जास्त म्हणजे त्यांची काय इम्प्रेशन्स, त्यांचा काय प्रभाव तुमच्यावर राहिला? मराठी लोकांच्या नेबर्सच्या बद्दलचं तर तुम्ही सांगितलं, आई वडिलांकडनं तुम्हाला काय मिळालं? आईचा मी लाडका होतो, बिकॉज एज डिफरन्स भयंकर कमी होतं. आम्ही एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. माझी जेव्हा मोठी हिट झाली पिक्चर फर्स्ट, ते 1966 मध्ये. तर 1966 मध्ये मी किती 24 वर्षाचा. तर माझी आई 31-32 वर्षाची नाही, 39-40 के होगी. यंग गर्ल ओनली, यंग लेडी ओनली. एअरपोर्टला मला घ्यायला आली. आम्ही गाडीतनं येत होतो. सांताक्रूजचं अंडरवे आहे ना, ते वरनं ट्रेन जाते खालनं,
जैसे गाड़ी थाम लेते तो क्राउड इकट्ठा हो गया, जितेंद्र जितेंद्र। मैं माँ के साथ बैठा, उनको नहीं मालूम मेरी माँ है। अभी उसमें बबीता के साथ एक शॉट था जो बाद में कट गया, सेंसर ने काट दिया। वो मैं झाड़ पे लटक रहा हूँ, दोनों पाँव बबीता के कमर में डाले हैं, हम तो तेरे आशिक हैं, ऐसे गा रहा हूँ। क्या यार भिड़ू, क्या तुमने कैंची मारी बबीता को? मेरी बाप माँ बैठी हुई साथ में। अभी वो तो फैन है, वो तो उसको थोड़ी है। तो ऐसा एम्बेरेसिंग सिच्युएशन ऐसे होता था। मी विचारलं होतं की त्यांचे हाँ, अभी ये तो मेरी माँ की बात हो गई। मेरा हेल्थ का जो इशू है, पहले सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमने पूरी कोशिश की अपनी हेल्थ की वाट लगाने की, पर माँ बाप से जो जीन मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। वी हैव टू बी ऑलवेज थैंकफुल टू दैट जीन। दूसरा, मेरे फादर, उनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थे। हम लोग बहुत साधारण लोग, बादाम पिस्ता वाले नहीं थे, वो खाने की चीज़ें हमारे लिए बहुत, बट मेरे फादर ने कितनी भी तकलीफ हो, मेरे लिए बादाम पिस्ता, दूध, मक्खन, पॉइजन बटर होता था उस ज़माने में। तो मुझे बोलते थे एक ब्रेड पे पूरा लगा, छोटा सा आता था, पूरा लगा के खा रहा। और फिर खुद बैठते थे बादाम पीसने घोटने के लिए। और फिर मुझे सूर्य नमस्कार, वो दरवाजे पे होता था ना वो उम्रा, हाँ, वो पकड़ के सूर्य नमस्कार काढ़े थे, वो गिनते थे। तो फिर वो भूल जाते थे, तो मुझे बोलते थे गिन 41, 42, 62 और पीछे से लात आती थी, 42 के बाद 43 होता है। मतलब ही वॉज, and he had whatever little money he had, he would save it for my diet. कि मैं अच्छा खाऊं, मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं तंदुरुस्त रहूं। ये वो प्यार मैं अपने बच्चों को नहीं दे सका, बिकॉज मैं भाग रहा था मद्रास जो मेरे बच्चे कब बड़े हुए मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। सैटरडे को शोभा लेके आती थी मद्रास में, तो मैं श्रीदेवी के साथ लगा हुआ हूँ, कहीं जयप्रदा के साथ लगा हूँ। मेरा काम है, वो स्टूडियो लेके आती थी बच्चों को सैटरडे इवनिंग को, और संडे इवनिंग को बॉम्बे वापस। तो मेरे बच्चों को उतना ही देखता था। आई फील जो माँ बाप ने मेरे को प्यार और स्नेह और इतना अटेंशन दिया, मैंने नहीं दिया। पण तुम्ही जेव्हा श्रीदेवी बरोबर आणखीन जयप्रदा बरोबर हे सगळं तुमचं डान्स बिन्स चालू असायचं, मुलं तर लहान होती, ती हे बघून त्यांचं काय, त्यांना काय प्रश्न पडायचे, त्यांना काय वाटायचं? मेरी बेटी जो है एकता, वो थोड़ी एक्सट्रोवर्ट है। तो जब पिक्चर पहले दिन लगती थी तो फर्स्ट शो में तमाशा होता था उस ज़माने में बहुत, जो सिंगल स्क्रीन, तब ये नहीं थे ना, तो वो भी उठ के डांस करती थी। और फिर सबको बोलती थी मेरा पापा है, ये मेरे पापा है। उसको अच्छा लगता था मेरे बाप के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बच्चों का होता है। मैंने 25 साल मद्रास में एट स्ट्रेच काटे हैं, महीने में 1-2 दिन बॉम्बे आता था। जितनी मेरी पिक्चरें हैं, मैंने दिलदार से शुरू किया और बहुत सालों तक मैं मद्रास में ही रहा। मद्रास या हैदराबाद, बाद में हैदराबाद में भी घर लिया था मैंने। बट वो बात तो हो नहीं सकती, बिकॉज वो मेरे पास आए भी वहाँ पे मद्रास में, तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ दिन भर, वो क्या करेंगे। पण मद्रासला इतका काळ काढल्यानंतर इकडच्या हिरोईन्सची आठवण नाही यायची? इकडचे हिरोईन तिकडे यायचे। अभी ऐसा है, कुछ अपने आप होता है, कुछ किस्मत से होता है। मेरी जब मैं एक्टर बना तो मेरे घर में सब, मेरे जितने फैमिली है, वी आर स्मॉल, तो उनको भी काम पे लगाना, तो प्रोडक्शन शुरू किया। पहली पिक्चर हमने बनाई वो हमजोली थी। तर म्हणजे आता एकता आणखीन हे तर म्हणजे ती तर तुम्ही तिकडं असताना इकडं मोठे झाले असं तुम्ही सांगत होता। तुम्हाला आता जर असं म्हणजे
आता जर तुम्ही मागं वळून बघितलं तर तुषार आणि एकतासाठी काय करायचं राहिलं किंवा काय करायला तुम्हाला आवडेल असं तुम्ही म्हणाल? आता त्यांची मुलं आहेत ते माझा आनंद आहे. जे मी त्यांच्या लहानपणी करू नाही शकत. बघू एन्जॉय नाही केलं ते मी त्यांच्या मुलांबरोबर करतो. दॅट इज माय बिगेस्ट हॅपीनेस. दे आर गिवन मी द बेस्ट गिफ्ट. एकता जब लहान होती, हर बाप को चिंता होती है मेरी बेटी, तो एकता का ऐसा था, वो 3 चीज़ें करती थी लाइफ में, खाना, खाना और खाना. तो अभी बाप की लाडली है एंड पर दिमाग में तो सोचता है ना ये बड़ी होके क्या करने वाली है, पढ़ाई वढ़ाई में तो, और मीठा चॉकलेट वॉकलेट खा के रैपर्स बेड के पीछे फेंकने का वो उसका हमेशा था. एक दिन उसको ड्रामा में काम करने का, जिस बिल्डिंग मैंने बनाई थी पाली हिल पे, तो उसके टेरेस पे सब बच्चे तो बोले पापा आना, मैं रोल कर रही हूँ, रिहर्सल चल रही है ऊपर. मैं ऊपर गया तो एकदम लेटी हुई, शी वॉज वेरी बिग, लेटी हुई, और मुझे देख के बोली पापा रावण रावण. और मैं उस वक्त तो हंसा, पर मैं कभी सोचूं ये लड़की क्या करने वाली बड़े हो गए. But see these girls, today the girls are, everybody, the young population is really enterprising. अब देखिए कितना टैलेंट है, मुझे तो मालूम ही नहीं था इसमें इतना टैलेंट है. मैंने सच बोलता हूँ, बालाजी टेलीफिल्म्स जो कंपनी है उसमें मेरा इतना भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. कैन यू बिलीव दिस? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. शी इज डन इट ऑन हर ओन, अपने दम पे किया. बहुत मेहनत करती है, बहुत पैशन है उसको. इतनी रिस्पॉन्सिबल बन गई, इतनी काबिल हो गई, सब चैनल्स को खुद जाके मिलती है. फिर सबसे अभी पिक्चरें भी बनाती है. अभी उसकी एक पिक्चर लगी है अभी हाल ही में, ड्रीम गर्ल. 4-5 पिक्चरें, 8-6 पिक्चरें फुल फ्लोर पे है. 2-3 पिक्चरों की बात चल रही है. एंड देन उसके शोज हैं, फिर OTT प्लेटफॉर्म है, करती है. तुषार है, इज अ वेरी नाइस बॉय, इतना अच्छा लड़का. ही स्टडीड इन मिशिगन, एन आर्बर, वहाँ से पढ़ के आया. तो मुझे नहीं मालूम इसको भी एक्टर बनना है, तो मैंने तो रोका नहीं. बाकी किस्मत की बात होती है. बट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, इज मच बेटर एक्टर देन मी. I don't think I was a very good actor, but he is much better actor. तुम्हाला असं तुम्ही तुमचे सिनेमे म्हणजे 2 भागात त्याची विभागणी होईल. एकीकडे हे सगळे मद्रासी, हिम्मतवाला, मवाली वगैरे असे जे आहेत ते, आणि दुसरीकडे किनारा, परिचय, म्हणजे ते माझं प्रोडक्शन होतं. पण ते काय सुंदर सिनेमा. पहिलं पिक्चर हमजोली काढलं, त्याच्यानंतर परिचय, त्याच्यानंतर खुशबू, त्याच्यानंतर किनारा, हे पिक्चर्स मी प्रोड्यूस केले. त्याच्यानंतर आणखीन केले, ज्योती बने ज्वाला, प्यासा सावन, सबसे बड़ा डिबेकल मेरी लाइफ का जो मुझे 25 साल पीछे ले गया. मुझे ऐसा लगा मैं गिरगांव जाने वाला हूँ. वो पिक्चर इतनी बड़ी डिज़ास्टर हुई. आजकल जैसा नहीं है, उस ज़माने में सब पैसे अपने लगा के जो बिकी तो एक टेरिटरी लगी, बाकी नहीं लगती थी. ऑल इंडिया कभी साथ में रिलीज नहीं होता था जैसे अभी होता है. तो मेरी वो पिक्चर थी दीदार यार. उसमें बहुत बड़ा लॉस किया और मैं बैक टू पेविलियन आ गया. आप सोचिए क्या गुजरी होगी कि जो 20 साल में, बात 82 की है ये, 63 में मैंने काम शुरू किया. 82 में ऐसा लगा कि मैं ज़ीरो हो गया हूँ. फिर मैंने स्टार्ट किया, मेरी हिम्मत वाला लगने वाली थी दीदार यार के बाद. आप एक गाना देखेंगे दीदार यार में, वाह 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 खेल शुरू हो गया, ये गाना है. जब वो हिम्मत वाला का गाना देखेंगे तब मेरी वो पिक्चर लगी थी दीदार यार. आप शक्ल मेरी देखेंगे, आई कांडी हो गया था. फ्राइडे को लगी, एडवांस बुकिंग के लिए हमने पुलिस वाले जो बुलाए थे वो ज़्यादा थे, बुकिंग करने वाले कम थे.
आप सोचिए कितनी बड़ी डिजास्टर होगी, तो दिमाग तो वहीं और हल्ली असं होतं ना की असं काही झालं की लोक खूप डिप्रेशनमध्ये जातात. मग त्याचे परिणाम म्हणजे मग ते अनेकदा ते दुःख ते सगळं ते सोसू शकत नाहीत आणि मग त्याच्यातनं म्हणजे इमोशनल इश्यूज. आणि तुम्ही इतका मोठा लॉस झाल्यानंतर तुम्ही स्वतःला त्यावेळेला तुम्ही स्वतःला काय सांगत राहिलात आणि ह्याच्यातनं तुम्ही कसे बाहेर आलात? हे पिक्चर लागलं ऑक्टोबरमध्ये आणि फेब्रुवारीमध्ये 2-3 महीन्यात हिम्मतवाला आली, वो टेक ऑफ हो गया, तो सेकंड इनिंग शुरू हो गई. पण हे जे 2-3 महिने होते, अभी उसको मैं सोच भी नहीं सकता हूँ वो कैसा बिताए होंगे मैंने. आप सोचिए कि जिस आदमी ने मेहनत बूंद बूंद करके इकट्ठा किया है और सब एक ही पिक्चर में निकल जाए. आप सोचिए 82 में 2.5 करोड़ रुपए का लॉस किया. सोच भी नहीं सकता है. हमको पैसे क्या मिलते थे, पैसे तो अभी 1 करोड़ों की बात होती है. हमारे वहाँ मैक्सिमम लाखों में, वो भी 2-4-8 लाख, बाकी ये करोड़ों की बातें तो अभी हो रही हैं. टू लूज 2.5 करोड़ दैट टाइम, पिक्चर को बनने में 5 साल लगे थे और हर चीज़ के लिए सेट लगता था. वो बालकनी में आई तो बालकनी का सेट लगाओ, क्योंकि वो लखनऊ के बैकग्राउंड में थी पिक्चर, लोकेशन पे शूटिंग नहीं कर सकते थे. तो डिप्रेशन आया होगा या नहीं आया होगा मुझे अभी पूरा याद नहीं है, बट वो वक्त गुजर गया. फरवरी में हिम्मत वाला आई, इनिंग स्टार्ट हो गई. मवाली ववाली तो जितेंद्रजी, खरं तर तुम्ही ज्या आम्हाला गिरगावातल्या आठवणी सांगतायत ना, त्या ऐकायला आम्हाला खूप छान वाटतंय, कारण तुम्ही इतके मनापासून सांगताय ते. तर तुम्ही गणेशोत्सवाचं सांगितलंय, पण त्याशिवाय आणखीन काय होतं त्या आयुष्यात? तुमचे मित्र कसे होते? बाकी तुम्ही तिथे म्हणजे मराठी गाणे, नाटकं याच्याबद्दल काय होतं म्हणजे तुमच्या आयुष्यात सगळं? जास्त बोलणार नाही. तेव्हा सुद्धा माझं एक लव्ह अफेअर झालं होतं. पण लव्ह अफेअर असं आहे, खाली रोड आहे. आता बोलायचं चांगलं दिसत नाही. नाही चांगलं वाटतंय, ऐकायला मस्त वाटतं, मजा येते. नाही, इट इज नॉट गुड. इट इज मी तर तुम्हाला मगाशीच मी तर तुम्हाला वो अफेयर कैसा था मैं बताऊं आपको. आज तक नहीं मिला. पण वो बाल्कनी में माहिती होतं का? त्यांना पण माहित होतं, मला पण माहित होतं. काळोखात असं बाल्कनीमध्ये उभं आहे तेच, फक्त इतकं. दॅट वॉज द फर्स्ट क्रश, बट नेवर टॉक्ड, नेवर मेट. आय थिंक लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस. नाही पण मग मी ऐसा भी होता था. ये जरूरी नहीं है यू हैव टू बी फिजिकली, इमोशनली. इमोशन कैन कम्स विदाउट बीइंग फिजिकल. ये मैं बताना चाह रहा हूँ. नाही पण मी असं विचारणार होतो की म्हणजे ते सिनेमात दाखवतात तसं लाईट बंद चालू, लाईट असं बंद काय नाही. इथे लाईट बंद, खोलीच्या बाहेर लहान बाल्कनी होती, तिथे त्याच्या खाली चटाई घालून मी झोपायचो. तर तिथे उभं राहून असंच इतकंच. तुम्ही जितेंद्रजी, तुम्ही म्हणजे बॉलिवूडमध्ये हिंदी चित्रपट भरपूर केले, साऊथमध्ये भरपूर चित्रपट केले, तर साऊथच्या निर्मात्यांचा तुमच्यावर एवढा विश्वास का होता? साऊथचे ते निर्माते आता होते. सांगतो तुम्हाला. दिदार्याच्या नंतर जो खड्डा आला होता इतका मोठा, तिथे डिसिप्लिनमध्ये काम करतात. 3 महिन्यात पिक्चर, 4 महिन्यात पिक्चर काढायचे ते. फटाफट फटाफट धरणार काम करणार पाहिजे. आणि त्यांना पण सूट करतं की एक ॲक्टर टायमावर येतो, पिक्चर टाइमावर कंप्लीट करतो. दैट बिकेम माय एसेट. तो मैंने कम से कम 30-35 पिक्चरें 2 साल में की, 2-3 साल में, 4 साल में की होंगी उस पीरियड में. मकसद, तोहफा, कैदी, संजोग, मवाली, हिम्मतवाला, जस्टिस चौधरी, सगळे बघितलेत. सगळे बघितलेत. तो वो उनको भी सूट करता था, मेरे को भी सूट करता था कि मेरे को खड्डा भरना है. किती दिवस सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज होती है. किती दिवसात खड्डा भरून निघाला? हाँ, खड्डा भरून किती दिवसात निघाला?
ते कधी हिशोब केला नाही मी, पण हे नशिबाची गोष्ट आहे. ज्या प्राइसमध्ये मी माझं आताचं घर आहे, ठीक है, जिस घर में आप रहते हैं और जिस ऑफिस में आप काम करते हैं त्याची किंमत लावणं एक बेवकूफ़ी आहे. आप तुम्ही म्हणाल माझं घर 100 कोटींचं आहे, वो थिंकिंग रॉन्ग है. कारण ये नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि आपको घर बेचना पड़े. पर जो चीज़ बेचनी नहीं उसकी कीमत करने का मतलब क्या है. सही है. पर कहने का मतलब फिर भी अच्छा लगता है सोचने को कि जो घर मैंने बहुत कम पैसों में लिया था उसकी कीमत आज 200 गुना बढ़ गई. तो मेरे पैसे की वैल्यू थी, ऊपर वाले ने देना है तो ऐसे देना है. हे सगळे सिनेमे जे आहेत, हिम्मतवाला, मवाली, कैदी, जस्टिस चौधरी, तुम्हाला कुठला सिनेमा करायला मजा आली, आवडलं का? कुठल्याच ह्याच्यामध्ये सगळ्या ह्याच्यात तुम्ही सारख्याच विरक्तीनं काम केलं? खरं सांगू, आपके घर में जो बच्चा सबसे कमज़ोर होता है वो आपका लाडका होता है. ये हमेशा होता है. मेरी पिक्चर जो सबसे ज़्यादा फ्लॉप हुई थी वो मेरे दिल के करीब थी, इसलिए इतना पैसा लगाया और वो फेल हो गई तो वो मेरा दुख है. बट अच्छी चीज़ वही लगती है जिसके लिए आप पकड़, तो सक्सेस से नहीं होता है, आपको उधर से नहीं होता है कि ये कमज़ोर क्यों पड़ गया. आपके घर में भी आप देखेंगे बच्चे ही होते हैं हमारी फिल्म में. दे आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ. मेमोरीज हैं बहुत बड़ी बड़ी. अब तो ये अच्छा हो गया कि पहले तो रिपीटर में देखना था, अब तो कोई मोबाईल पे भी देखता है. तुमच्या या प्रवासामध्ये राजकमल आणि व्ही शांताराम हा पण एक महत्वाचा टप्पा आहे, तर त्याच्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. कसे होते ते दिवस राजकमल? अभी असं आहे, माझ्या फादरची आर्टिफिशियल ज्वेलरीची दुकान होते. ते ज्वेलरी घेऊन मला पाठवायचे, इथे देऊन ये तिथे. हल्ली आमच्या मुलांना बाळांना सिक्युरिटी आणि गाडी आणि हे, तिथे मी लोकल ट्रेनमध्ये जायचो, ते ज्वेलरी देऊन यायचो. तर राजकमल में गया एक बार गेलो होतो. तर नवरंग पिक्चरचं शूटिंग चाललं होतं. तर मी आतमध्ये स्टुडिओमध्ये जायला गेलो तर मला थांबवलं. नहीं हम किसी बाहर वाले को अंदर नहीं जा सकता है. मला वाईट वाटलं. मी माझ्या वडिलांना येऊन सांगितलं, माझे काका आणि वडील दोघेच बरोबर. तर त्यांनी बोललं मी बंदोबस्त करतो. मला सांगितलं तुला आता एक प्रिन्सचा रोल मिळाला आहे. तर मला व्हेरी हॅपी. जो माणूस बसमध्ये जात होता तो टॅक्सी घेऊन गेला त्या दिवशी राजकमलमध्ये. तिथे गेल्यानंतर एक चांदोरकर म्हणून ड्रेसमॅन होते आमचे आणि बाबा वर्धम म्हणून मेकअपमॅन. त्यांनी मेकअप केला. चांदोरकरांकडे गेलो, कपडे द्या, माझा प्रिन्सचा रोल आहे. एक ट्रंक उघडला, असे कपडे भरले होते. हे काढलं, हे पहनो. अरे प्रिंस को ये कपड़ा पहना. तो मैं जब सेट पे गया देखो 200 प्रिंस बैठे हुए थे. तो ये मेरा पहला तजुर्बा था. फिर पढ़ाई में ज़ीरो. फाइनेंशियल पोजीशन वॉज नथिंग गुड. अभी करूँगा तो क्या करूँगा ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा था. तो मैं मेरे चाचा अंकल जो मेरे स्टूडियो में जाते थे उनके साथ गया. फिर अन्ना साहब शांताराम जी, उनको मिला कि मुझे आप कुछ काम वाम दीजिए, मैं पढ़ाई में भी कुछ नहीं हूँ, माय फाइनेंशियल पोजीशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड कि मैं कुछ करूँ. तो बोला मैं कुछ गारंटी नहीं करता हूँ. तो सेहरा पिक्चर में मैं जूनियर आर्टिस्ट. अभी एक किस्सा सुनाता हूँ बिकॉज इट चेंज माई लाइफ. बीकानेर में एक क्लब है कॉल्ड शार्दुल क्लब, आर्मी का. उधर हम पूरी बिल्डिंग में रहे थे और टेरेस पे ये कमाल, वैसा आदमी नहीं होगा कोई, अन्ना साहब जैसा, शांताराम जी जैसा. शांताराम जी बैठे हुए हैं, संध्या जी बैठी हुई हैं, मुमताज़ उस पिक्चर में साइड हिरोइन थी. मुमताज़ असे रांगेत असे सगळे बसले आहेत जमिनीवर. असं येऊन अशी याची आणि ते ऊपर ना शांताराम जी, संध्या जी सब बैठे हैं. एंड जितने वर्कर है वो भी बैठते हैं, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, एवरी बॉय.
एक आदमी को फर्क नहीं है, खाना वो जो इसको मिल रहा है अन्ना साहब को, वो उसको भी मिल रहा है. पण एक डिसिप्लिन थी. 8 वाजता सगळ्यांनी इथे यायचं. हिंडणारा माणूस मीच बिकानेरमध्ये. कुठे गेलो असेल वो बाकी वो छोड़ दीजिए. तो टेरेस पे आते आते 8:30 पौने 9 बज गया. तो मैंने कहीं मुमताज़ की ग्रैंड मदर आती थी साथ में, उनको कहीं छेड़ा था ऐसे टिंग टिंग. तो मुमताज़ को बहुत गुस्सा था मेरे पे. तो मैं वो टेरेस पे आया तो उसने चाबी भर के रखी थी. ये मवाली की तरह घूमता रहता है इधर उधर, ये वो क्या क्या करता है पता नहीं. तो अण्णा साहब को पता नहीं कोई चिड़ थी. याला मुंबई पाठवा, आई डोंट सी हिज फेस, कल मेकअप नहीं करना इसका, निकालो भेजो. मेरे को लगा हैरान हो गया. मैं भी भेजो, आंसू निकल आए मेरे. मैं आके उस ज़माने में वो ट्रंक कॉल जैसे ही होता था, वो बॉम्बे बीकानेर से बॉम्बे बाजू के नेबर के घर में, वहाँ पे फ़ोन लगाया. देखिए किस्सा सुनने वाला है. मेरे डैडी को फ़ोन किया मैंने. डैडी आए फ़ोन पे. मैंने कहा डैडी, एक तो मुझे एक्स्ट्रा बना दिया, ऊपर से मैं थोड़ा लेट आया तो मुझे गाली दे रहे, गेट आउट कर दिया, मेरे को जाने को बोला. वॉट माई फादर डिड चेंज माई लाइफ. अभी थोड़ी पंजाबी लोग थोड़ा गाली गलौज ज़्यादा करते हैं. मतलब आ जा आरामज़ादे, आ मेरी गोद में बैठ जा. अभी पढ़ाई तो तूने की नहीं, जहाँ काम करने गया वो भी नहीं किया. अरे मैं डर गया. मैंने कहा एक तरफ तो बोला गेट आउट, दूसरी तरफ आ जा आरामज़ादे. करूँ तो क्या करूँ. मैंने फिर रात भर सोचता रहा. मैं अगर मेरे फादर मुझे बोलते आजा बेटा मैं बैठा हूँ ना, आज मैं ख़त्म, मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता. फिर मैंने मेकअप मैन के हाथ जोड़े. सुबह 5:30 बजे उठ के बोला मेरा मेकअप कर दे. वो कोई जूनियर आर्टिस्ट का जो मेकअप होता है वो हर एक काम का, पीछे से जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से, कोई ख़ास रोल नहीं. तो वो शशि साटम करके असिस्टेंट मेकअप मैन था, उससे मेकअप कराया. बोला मेरा नाम नहीं लेना, मैंने मेकअप किया. मैं मेकअप 5:30 बजे करके 6 बजे जल्दी निकलते थे अन्ना साहब लोकेशन पे जाने को. ये बीकानेर की बात है. उनके रूम के सामने आके ऐसे खड़ा हो गया, मेकअप वो सब कपड़े पहन के. अन्ना साहब बाहर निकले. मैं ऐसे देख के आंसू निकल आए. व्हाट ए ग्रेट मैन. चल नाटक करतो, चल चलो. डैड चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ. फिर मैंने चमचागिरी में कोई कसर नहीं छोड़ी. उनका सबसे बड़ा चमचा मैं बन गया. एक दिन वो ढूंढ रहे थे, वो बीकानेर में संध्या जी का वो जंप करते लगी मस्त नज़र की कटार गाना था एक, आप देखेंगे तो उस पर जंप करना था, तो मिल नहीं रहा था कोई. आई जम्प्ड ऑन ए रनिंग कैमल. अरे बापरे. wearing her dress to please him. I don't know how I did it and it happened. That's how he noticed me. जो होना है तो ऐसा होता है. अगर मेरे फादर मुझे डांटते नहीं, मुझे सपोर्ट करते, और मैंने देखिए मैं सबको बोलता हूँ, माँ बाप की डांट आशीर्वाद है. आशीर्वाद समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वो डांट आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं. कोई दुश्मनी में डांट नहीं रहे. ये बात समझ में आनी चाहिए ना. बॉलीवुड में आपने अमिताभ से लेके धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जितने भी बड़े स्टार्स हैं सबके साथ काम किया है. तो कौन सा आर्टिस्ट आपको सबसे अच्छा एज अ दोस्त लगा, एज अ को आर्टिस्ट लगा? शाबाश, उनसे मार पड़वाओगे. एक का नाम लूंगा दूसरा मारेगा मेरे को. ऐसा कुछ नहीं है. दे आर ऑल वेरी, मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, फिल्म लाइन में इतने अच्छे लोग हैं,
इतने अच्छे लोग हैं, इतने इमोशनल लोग हैं, एक दूसरे के लिए इतना स्नेह है, और जल्दी कुछ गलत सलत बातें भी होती होंगी आपस में, वो भूल जाते हैं। बाकी ये दूसरे बिजनेसेस में तो कट्टर एनिमिटी है। दे आर आफ्टर योर ब्लड, दे विल नॉट लीव यू टिल यू आर फिनिश्ड। ऐसा फिल्म लाइन में नहीं होता है। फिल्म लाइन में हम रोज चाहे नहीं मिले, पर याद और स्नेह हमेशा रहता है। नाही, आपली फिल्म्स ज्या आहेत ना, मला असं कायम असं जाणवतं की फिल्म्स चालणं ही इतकी म्हणजे नशिबाची गोष्ट आहे, पण एकाच वेळेला तुम्ही वेगवेगळ्या इकॉनॉमिकल कंडिशनमधले लोक, वेगवेगळ्या जातीचे, धर्माचे, भाषेचे लोक, वेगवेगळ्या शैक्षणिक एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड असलेले लोक एकाच वेळेला थिएटरमध्ये येऊन बसतात आणि सगळ्यांना एकाच वेळेला एंटरटेन करणं हे खूप मोठं चॅलेंज आहे। ये कंट्री की खासियत है। इज़ ए वेरी ग्रेट कंट्री। आप नॉर्थ से साउथ, अभी तो और ज़्यादा हो गया है। पहले साउथ वाले अलग होते थे, हम लोग अलग होते थे। अभी साउथ के हीरो भी, साउथ की पिक्चरें भी हिंदी में इतनी चलती हैं, तो कितना ये कंट्री का कितना प्रोग्रेस है ओपन माइंडेडनेस के लिए। सर, मगाशी तुम्ही प्रेमाबद्दल बोलत होते, तर आम्हाला तुमचं आणि शोभाजी जेव्हा भेटलात ती लव्ह स्टोरी ऐकायला आवडेल। हाँ, शोभाजी आणि तुमची लव्ह स्टोरी ऐकायला आवडेल। शोभा 13 वर्षाची होती, मी 19 वर्षाचा होतो। मी पर्शियन डेअरीच्या बाहेर एक भिंत आहे चर्चगेटला, तिथे आम्ही मित्र बसायचो। आज पण मला डेट आठवते, तिचा वाढदिवस होता 1 फेब्रुवारी। ती आणि ती आपल्या मैत्रिणी बरोबर जात होती, आम्ही चणे खात होतो। मी तिला 2-4 चणे मारले। तिला लागल्यानं ती सरळ चालत आली माझ्याकडे। काय दॅट वॉज द बिगिनिंग, बट शी हॅज बीन विथ मी। अब किती वर्ष झाली? 62 सेहरामध्ये, 62 ते आता किती? आता 23 61 इयर्स। 61 इयर्स 61 इयर्सचं असोसिएशन आहे। अँड लग्न माझं झालं 74 मध्ये। इथे तिथे हिंडायचा भयंकर शौक होतो मला, म्हणून लग्न लेट झालं। तर तिला मी एकदा सेरा पिक्चरमध्ये आम्ही संध्याकाळी भेटायचो, शोभा आणि मी। तर तिला मी सांगायचो, आज मी शॉट असा दिला, मी इकडनं आलो आणि ते हे डायलॉग होते, ते असं झालं तसं झालं। जेव्हा पिक्चर रिलीज झाली त्याला ती माझ्याबरोबर गेली बघायला, पिक्चर बघायला। मला विचारते, कुठे आहेस तू? मी म्हणलो तिथे। ती म्हणे कुठे? गेलो ना। बट पलक झपकने तो गायब हो जाता था, ऐसा रोल था। बट देन शी वॉज देयर विथ मी फ्रॉम दैट टाइम। दैट इज द काइंड ऑफ इमोशन एंड अफेक्शन शी हैज। इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जब आप तब का दौर अलग था, आपका अलग है। अभी आत्ता स्क्रीनवरती ज्यावेळेस लोक क्लोज होतात त्यावेळेस या जनरेशनसाठी नॉर्मल झाले, त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या अभिनेत्रीसोबत क्लोज होत होता, त्यावेळेस मॅमचं काही रिॲक्शन असायचं? घरी आल्यावर भांडण व्हायची का की तिच्यासोबत खूप क्लोज झाला किंवा काय झालं असं? हॉलिडेमध्ये त्यावेळी पुष्कळ शूटिंग्स व्हायचे। ते हेलन अशी आहे आणि कॅमेरा इथे आहे, मी असा बसलो आहे आणि ती सिड्यूस करते हेलन काही गाण्यामध्ये जेव्हा। सडनली हेलनने इकडे बघितलं आणि मला म्हणाली, इफ लुक्स कुड किल सो समबडी वॉन्ट्स टू किल मी। क्या बोले? असं बघितलं एकता माझ्या बापाबरोबर काय करतो? ये चीज़ें होती रहती हैं, बट फैमिली लाइफ इज ऑलवेज द सेम फॉर एवरीबडी। आप बड़े हो जाओ, आप बड़े मतलब आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ, बहुत बड़े एक्टर बन जाओ, या वर्किंग क्लास में हो, फैमिली लाइफ तो फैमिली लाइफ ही होती है। उसका पैटर्न इधर उधर थोड़ा सा ही होता है, बट इकोनॉमिक कंडीशन से आपकी फैमिली लाइफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। म्हणजे शिव्या खाव्याच लागतात। हाँ, बायकोच्या शिव्या खाव्याच लागतात। आता सगळ्यांच्या समोर काय विचारतात?
अच्छा, मराठीचा मला एक एक्सपिरियन्स विचारायचा आहे. मराठीमध्ये तुम्ही मोसंबी नारंगी सिनेमामध्ये एक गाणं केलं होतं, सुषमा शिरोमणींचं पिक्चर होतं मराठी. आज आता आठवत नाही मला. तिने एकदा सांगितलं होतं, मी केलं आहे. तुमचं म्हणजे सिनेमाच्या बरोबर तुम्ही ह्याच्यामध्ये राहिलातच, पण तुमचे बाळासाहेब ठाकरेंशी, सुशीलकुमार शिंदेंशी, खूप अशा वेगवेगळ्या राजकारण्यांशी तुमचे खूप जवळचे संबंध राहिले. तर म्हणजे कशामुळं तुमचे त्यांच्याशी इतकी जवळीक मैत्री झाली? माझा एक मित्र होता मुकेश पटेल म्हणून, अमरीश पटेलचे भाऊ. आणि ते बाळासाहेबांचे क्लोज होते. पण बाळासाहेबांना मी अगोदर ओळखायचो, भेटायचो त्याला. आणि मला भयंकर चांगलं वाटायचं. त्यांची लँग्वेज म्हणजे अशी आहे ओरिजिनल, ते काही बोलतात ते चांगलंच वाटतं. तर दुसरा कोणी ती लँग्वेज यूज केली तर मारायला मन करेल. पण बाळासाहेबांच्या तोंडावून ती भाषा चांगली वाटायची. बिकॉज इट यूज टू हॅव जेन्युइन ह्युमर. उनकी त्यांच्या शिव्या पण ह्यूमर वाटायच्या. ये बाला साहब की खासियत थी. और शिंदे साहब ये जब इंस्पेक्टर थे तब से जानता हूँ. अरे कसं काय? पता नहीं, वो उस ज़माने से जान रहा हूँ. आप सोचिए वो आदमी इतना सज्जन आदमी. सेम विद बाला साहब. बाला साहब के साथ ज़्यादा कांटेक्ट इसलिए आया कि मुकेश पटेल, हम लोग शिरपुर वीरपुर 3-4 दिन साथ में रहे. शिरपुर का है मुकेश पटेल. तो उस ज़माने में संजय दत्त का मैटर था. तो बाला साहब हम लोग साथ में थे, हम लोग कजोल करने के लिए. और कैसा आदमी था. मुझे उनका एक सेंटेंस किसी को बोल रहे थे, सत्ता पडते तर पडू दे, जे काय राईट आहे मी तेच करणार. हो. ही वॉज कन्विंस दैट संजय दत्त इज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, ऐसा मुझे लगता है. आई एम नॉट श्योर. बट उनके बाला साहब के बारे में तो इतना 100% मैं कहता हूँ. ये बहुत 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 कम लोगों में होता है. यहाँ और यहाँ एक. एंड स्पेशली इन पॉलिटिक्स इतना भी बनावटीपना नहीं, इतना भी फेकनेस नहीं जो मैंने देखा है. नाही, मी सुरुवातीला तुम्हाला असं प्रश्न म्हटलं होतं की माझ्या पिढीला तुमचे फिल्म, तुमचे दिवाने होते सगळेजण. तुम्ही त्या तुमच्या सुरुवातीच्या सिनेमामध्ये यायच्या आधी असे कुणाचे दिवाने होता? तुम्हाला सिनेमा बघायला असं, जसं आता आम्ही वरचेवर जाऊन सिनेमे तुमचे बघितले, एक एक सिनेमा अनेक वेळा बघितला. नाही, मी पण तसंच होतो. तसंच होता. माझ्या फादरच्या ज्वेलरीची दुकानाची लहान गल्ला होता तिकडे. त्यावेळी 5 आणे, 6 आणे, 7 आणे तिकीट मिळायचं. ते घालून लपून पिक्चर बघायचं. हे केलं आहे. एकदा मी झनक झनक पायल बाजे मेट्रोवर लागली होती. मेट्रो तेव्हा मोठी गोष्ट होती. हिंदी पिक्चर मेट्रोला लागणार म्हणजे मोठी गोष्ट. हे कसं मला नंतर आम्ही मित्र झालो तेव्हा कळलं. तिथे मी बघायला गेलो कोण कोण येणार आहे, तर लाठी लागली, मला पण लागली पुष्कळ वर्षानंतर. मी आणि संजीव कुमार जेव्हा काम करत होतो, त्यावेळी तो मला म्हणाला, मला पण लाठी लागली होती झनक झनक पायलबाजीच्या प्रीमियरला. तर मी त्याला सांगितलं मी पण गेलो होतो तिथे. त्याचं कोइन्सिडन्स की आम्ही दोघे गेलो होतो, आम्ही दोघांना लागलं. बाकी मी दिलीप कुमारचा भयंकर मोठा फॅन म्हणजे आय यूज्ड टू लव हिम. एक तो उनकी ज़बान इतना अच्छा बोलते हैं. और कभी किसी की, ये जितने भी बड़े बड़े हीरो लोग हैं, कभी किसी की चुगली, किसी के बारे में बात नहीं करते हैं. जो आमतौर पे देखते हैं ना, कोई कॉम्पिटिटर्स की गंदी बात करते, ऐसा कभी नहीं इन लोगों में. और मैं वाहिनी स्टूडियो था मद्रास में, नागी रेड्डी का, उसका सबसे बड़ा स्टूडियो. आप सोचिए 30 फ्लोर्स का स्टूडियो, ह्यूज लैंड. तो मेरी फर्स्ट की शूटिंग हो रही थी.
इनकी राम और श्याम की शूटिंग हो रही थी अच्छा तिथंच होत होती राजकमल त्या नागिन रेड्डीने प्रोड्यूस केलं होतं हां 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 यांनी माझ्या पिक्चर सुंदरलाल नाटा ढुंडी यांनी केलं होतं लंचमध्ये मी असंच बाहेर असं हिंडायला निघालो तिकडनं दिलीप कुमार निघाले मला 5 मिनटं लागले त्यांच्याशी आई कुड नॉट बिलीव आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इतना मतलब मैं हक्का बक्का हो गया कि ये कहाँ से मेरा दिन निकल आया है कि मैं आज जिसकी मैं पूजा करता हूँ आज मैं साक्षात उनके सामने खड़ा हूँ पर वो आदमी ने मुझे इतना कंफर्टेबल किया इतनी अच्छी तरह से बहुत मज़ेदार जितेंद्रजी ते जे पांढऱ्या कपड्याची फॅशन आहे पांढरे शूज पांढरा शर्ट तर मी ऐकले त्या काळात सगळे लोक तसेच कपडे घालायचे मला फॅशन त्यावेळी कोणी जर सांगितलं की डार्क कपडे घातले काळे तो यू लुक द स्लिमेस्ट अँड लाईट क्लोथ विल मेक यू द बिग सो टू बी कॉन्शियस अबाउट माय फिजिक आई मेड इट अ हैबिट टू वेयर द लाइटेस्ट क्लोथ दैट इज वाइट तो मैं पैंट और आज मैं क्रीम पहन के आया जान लास्ट टाइम इनको बोला था वाइट पहन के आऊँगा तो मैं माजा में पहन के आया था वाइट में तो हमेशा वाइट शूज़ वाइट पैंट तो पहनता ही था बाद में वो जर्सी ऊपर जो शूटिंग में आउटडोर में चेंज करनी था वो चेंज करता था सर ह्या सगळ्यामध्ये एक गोष्ट अजिबात दुर्लक्ष होत नाही ते म्हणजे तुमचं मराठी जन्म जरी पंजाबी कुटुंबात झाला असला बालपण मराठी कुटुंबियांसोबत गेलं असलं तरी गिरगाव सोडून आज 62 वर्ष होत आहेत तरी सुद्धा तितकंच चांगलं मराठी आज तुम्ही बोलताय त्यामागे काय आहे ते सगळं कसं काय ते आम्हाला ऐकायचं आहे असं आहे माकड किती म्हातारा झाला तर जंप करायला विसरत नाही तर जे माझ्या लहानपणी जे माझ्या आतमध्ये आहे जे लँग्वेज आहे मी पंजाबी बोलू शकत नाही चांगली भयंकर म्हणजे जितकी मराठी बोलतो त्याच्या 10%च बोलतो बाकी हिंदीमध्ये जास्त बोलतो बिकॉज वो काम करता हूँ फिल्मों में तो ये हकीकत भी ये है कि चूंकि मैं मराठी बोलता था अन्ना साहब को ये भी आकर्षण था कि ये लड़का पंजाबी हो के मराठी इतनी अच्छी सी एक बहाना होता है बाकी किस्मत होती है जो आपको लेके जाती है बट एक आगे आने का उनके नज़दीक आने का एक रीज़न होता है और उनकी जो बेटी थी उनकी फैमिली तेजू राजू आणि किरण शांताराम मेरे बहुत करीब बहुत मेरे को मैं देखिए मेरे को जन्म देने वाले तो मेरे माँ बाप हैं पर जितेंद्र को जन्म देने वाले ये लोग हैं और इन्होंने मुझे जो प्यार से रखा मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ राजश्री इतनी बड़ी हीरोइन है वी शांताराम जी की बेटी है वो तो मेरे घर पे आके मेरे को पकड़ के ले जाते चल पिक्चर बघायला जाऊया इथे तिथे और पिक्चर बघायला जाऊया खिशात पैसे नाही अँड देन किरण यूज्ड टू स्पेंड द मनी हाय ब्रदर तुमचं नाव जितेंद्र जेव्हा ठेवलं गेलं तेव्हा तुम्हाला असं नाही का वाटलं रे रवी कपूर किती छान नाव आहे त्यावेळी एक कारवामध्ये होता ना रवींद्र कपूर अच्छा तो भयंकर पॉप्युलर पंजाबी हिरो होता त्या अण्णा साहेबांनी सांगितलं तो एक रवींद्र कपूर आहे एक दुसरा रवी कपूर कसं तर एक जे के आर के झाला आणि आर के जे के झाला राजेश खन्नाचं नाव जतीन होतं तो राजेश खन्ना झाला माझं नाव रवी होतं मी जितेंद्र झालो तो जे के बिकेम आर के बिकेम जे के हम दोनों साथ में ही पढ़े हैं स्कूल में एक साथ हां तेच मी विचारणार होतो की राजेश खन्ना आणि तुम्ही कारण राजेश खन्ना ही गिरगावच मध्ये तो ठाकूरद्वारला राहायचा मी गिरगावात राहायचो पण तुम्ही लहान असताना ओळखत होता एकमेकांना एका शाळेत होतो मी पण एका वर्गात होतात हां टुगेदर वी आर ब्रॉट अप हो पण मग म्हणजे तुमच्या दोघांमध्ये सिनेमा आधी तुमचा झाला तो ॲक्टर होता चांगला तो स्टेजवर काम करायचा त्याला शौक पण होता मी जेव्हा मला स्क्रीन टेस्टसाठी शांतारामजींनी बोलवलं मी त्याला पकडलं मला मैं हीरो बन रहा हूँ यार मेरे को कल स्क्रीन टेस्ट है मेरे को हेल्प कर तो पूरा दिन केसी कॉलेज की कैंटीन में बैठ के मुझे सब डायलॉग याद कराए ऐसा बोल रहा तू ऐसा बोल रहा तू ऐसा 12 घंटे हम बैठे ओ वो नेक्स्ट डे जब वहाँ गए तो
नंबर 1 तो पहले जैसे मैं रेडी हो रहा हूँ तो ये मैंने बताया है, बट किस्सा में नया किस्सा तो बना नहीं सकता, जो है वही है। तो वहाँ पे तो अन्ना साहब के बहुत भपका है, सब लोग डरते हैं। तो इतने में अभी मैं रेडी हो रहा हूँ तो उधर से राजश्री चली आ रही है, वो इतनी बड़ी हीरोइन, वो आधा नर्वस हो गया, पानी पानी हो गया, अरे ये कहाँ से आ गए अभी। ऊपर से अरे पप्पा पप्पा याच्या नाकातले केस किती मोठे आहेत ना। अब यार वो बोली तो 4 आदमी कैंची लेके आ गए। वो क्या उसको दिमाग में है, उसने क्यों बोला समझ में आया, बट वो शैतान थी ऐसी, वो हमेशा, बट वेरी नाइस गर्ल, मेरी बहुत दुआएं है उसको, एंड शी हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड टिल टुडे। तर मग राजेश खन्ना त्यावेळेला सिनेमा आला होता का राजेश खन्नाचा? नहीं नहीं नहीं, नव्हता आला, तुमचा आधी आला? मी एक्चुअली तभी तो मुझे रिहर्सल करा रहा था, नहीं तो काय को रिहर्सल करा था। रिहर्सल कराया, तैयार किया, पर वहाँ बात और हो गई कि वो जो उसने सिखाया था वो बोलना ही है, कुछ और बोलना। और मेरी माँ लिस्प करती थी, लिस्प मतलब मेरे को पहले दिन जो डायलॉग मिले बोलने को शूटिंग में, ये भी सच वो भी सच, कौन सी चीज़ खींच लाई तुम्हें यहाँ, लिस्पिंग कर रहा। अन्ना साहब ओरड ले, अरे ये कौन सा बोबड़ा हीरो ले लिया मैंने। तो फिर 2 दिन शूटिंग बंद करके लिस्प निकाला मेरा। ऐसे देखो जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। पण आम्हाला सगळ्यांना म्हणजे त्या दिवशी त्या कार्यक्रमात सुद्धा राज ठाकरेंनी तुम्ही स्वतःला जे मेंटेन ठेवलेलं आहे, ह्या वयामध्ये तुम्ही म्हणजे इतके फिट की आजही एक हिरोईन आणली तर तुम्ही ताकदीनं दिन सुरू कराल, तर त्याचं काय रहस्य आहे? आता तुम्ही मला एम्बॅरेस करता असं काही नाही, मी सांगितलं ना तुम्हाला, माझ्या आईवडिलांची देण आहे। आय एम जितकं थोडंसं काय करायचं तर मी करतो, पण बाकी जास्त नाही। बाकी माय पेरेंट्स हैव गिवन मी, पण आहारावर कंट्रोल वो तो करना पड़ता है। मैं कार्बोहाइड्रेट्स को सिर्फ अवॉइड किया। पण 40 वर्ष तुम्ही कार्बोहाइड्रेट्स काही नाही। अभी रोटी की बात करते हैं ना, आपको मैं अभी बात निकली तो बताता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी, छोटे फुलके होते थे, बहुत अच्छे खाना बनाती थी, और थोड़ा नमकीन मुझे पसंद है रोटी। तो ब्रेकफास्ट में 7-8 रोटी खाता था, लंच में 10-12, कितने हो गए 19, शाम को स्कूल से आऊँ तो 5-6, 25, रात को 10, 35 रोटी खाने वाला आदमी पहले ज़िंदगी के 19 साल ऐसे ही चला है। और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने 40 साल रोटी नहीं खाई। आप देखिए। पण मग आता तुम्ही काय म्हणजे ते तुम्ही सांगितलं त्या दिवशी की तुम्ही एकदाच जेवता दिवसातून? हाँ, मैं आता यायच्या अगोदर मी जेवून then that's over, my shop is closed. I will drink 2 glasses of water, 1 glass of soup, वो मेरे लेके आएगा, और 1 गिलास और पानी पीऊँगा। 10 गिलास पानी, 8 गिलास पानी पी चुका हूँ। 8 गिलास पानी मतलब पानी और जूस दोनों मिला के, तो 10 गिलास पानी पीता हूँ, थोड़ा ड्राई फ्रूट और फ्रूट खाता हूँ सुबह। ये मेरा सिलसिला बहुत सालों से है। 4:30 बजे के बाद नहीं खाता हूँ मैं कुछ भी। तर तुम्ही फक्त रोस्टेड चिकन खाता असं राजने सांगितलं? आई शू इट तंदूरी चिकन ऑल माई लाइफ। अच्छा। मेरा लंच, ब्रेकफास्ट और भिंडी, ये मेरे पसंदीदा भाजी है। बट कैन यू इमेजिन, आदमी इतने सालों से उसी खाने पे लगा हुआ है। पण इच्छा नाही होत की अरे बघावं आता कधीतरी चीटिंग? होता होगा मुझे, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी टू ड्रामेटिक, बट एक आदत पड़ जाती है कि हर एक चीज़ की आदत पड़ जाती है। बुरी चीज़ की भी आदत पड़ती है और अच्छी चीज़ की भी आदत पड़ती है। ये आपकी आदत, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अभी ये उम्र में तो मुझे ऐसा लगता है वैसे भी खाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको हमेशा जितनी भूख है
उससे 25% कम ही खाना चाहिए. खरं तर असं आहे की तुमचा जो सगळा प्रवास आहे ना, म्हणजे ते असं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड असं स्वतःला म्हणून घ्यावं, असं तुमचं सगळं करिअर आणि सगळं तुमचं आयुष्य बदलून गेलं. तुम्हाला म्हणजे आता मागं वळून बघताना काय करायचं राहिलं असं वाटतं? काय करायला तुम्हाला आवडलं असतं जे नाही करता आलं? ही इच्छा आहे. आय हॅव गॉट बिग क्वेश्चन मार्क. हे होणार की नाही होणार मला माहीत नाही. की माझ्या लक्षाला तुषारच्या मुलाला मी कॉलेजमध्ये जाताना बघायचं. होईल ना, ते काय करताना होईल ते. तुमच्या बाबतीमध्ये सगळं. एक गुलजार का लिखा हुआ बताता हूँ आपको. जिंदगी के बारे में उसने बहुत, गुलजार का किसी और का मुझे याद नहीं. जिंदगी रास्ते में न जाने कितने मोड़ देती है, हर मोड़ पे न जाने कितने सवाल देती है. जिंदगी भर ढूंढते हैं उन सवालों का जवाब, जवाब मिलने पर सवाल बदल देती है. ओह, क्या बात है. आप जिंदगी के पूछ रहे थे, ये है जिंदगी. क्या बात आहे. काय करायला तुम्हाला सगळ्यात आनंद झाला? कुठली फिल्म करताना खूप आनंद झाला? मला भयंकर कम्फर्टेबल जे वाटलं, मला मतलब असं वाटलं की मी काम केलंच नाही आहे ते परिचय, खुशबू आणि किनारा, गुलजार. त्यांनी कधीच मला, मी त्याला सजेशन द्यायचो असं त्यांनी कधी कन्फ्रंट केलं नाही. नाही काय बोलतोस, अच्छा. त्यांनी तेच केलं जे त्याला पाहिजे होतं, पण कधी कन्फ्रंट नाही केलं. असा त्याचा नेचर आहे. मी त्याला सांगायचो, अरे काहीतरी चांगलं आयटम घालूया आपण परिचयामध्ये. तो ऐकायचा आणि हे त्यांनी कधी म्हटलं नाही की हे नाही करायचं. अच्छा बघतो मी केलं तेच त्याला करायचं आहे, पण विदाऊट कन्फ्रंटेशन. मला इतकं चांगलं वाटलं. मी कधी वाटलंच नाही मला मी कधी काम केलं. कारण पिक्चरमध्ये काम करायला गाणी 3 अंतरे, 3 मुखडे आणि 3 इंटरल्यूड म्युझिक, एक गाणं करायला मतलब इतका त्रास व्हायचा. तर मला वाटलं इथे त्रासच नाही आहे. मुसाफिर हूँ यार चल रहा है विदाउट डूइंग एनी एफर्ट. बट उसी को लोगों ने अच्छा लगा, समझा लगो. बट दॅट इज हिज क्रेडिट. आता म्हणजे हिरोईन्सच्या बरोबर ते सगळे नाचणं वगैरे ते तर होतं, पण धरमवीर मधले कपडे जे होते, धरमवीर मधले कपडे तुमचे, तुम्ही आणि धर्मेंद्रला जे कपडे दिले होते धरमवीर मध्ये, तर म्हणजे ती एम्बॅरेसमेंट होती वाटली त्यावेळेला? धरमजी की बात कर रहा हूँ मी धरमवीर मधले कपडे म्हणतोय, तुमचे कोणाचे कॉस्ट्युम, कपडे? तुमचे दोघांचे कॉस्ट्युम्स ते एवढे काय दिले होते तुम्हाला? माझे एवढे नव्हते, त्याचे होते. त्याचे होते. पण त्यांची बॉडी चांगली आहे ना, गुड लेग्स ही हैज गॉट. तो आदमी वही पहन सकता जो अच्छी टांगे हो, अच्छी थाइज हो. पण मजा जास्त कोणाबरोबर नाचताना यायची, श्रीदेवी का जयाप्रदा? ये लड़कियों की दोनों की बात करता हूँ, खासकर श्रीदेवी की. शी वॉज वेरी गुड डांसर. और डांस मास्टर ने कंपोज किया तो उनके जो असिस्टेंट बताते थे ये करने का. श्रीदेवी 1-2 रिहर्सल में रेडी हो जाती थी. मुझे टाइम लगता था कि करना पड़ता था टू बी गुड. बट जिंदगी में श्रीदेवी ने कभी नहीं असिस्टेंट को मेरे साथ काम करने को दिया. एंड तक खुद ही करती रहती थी. वो रेडी हो गई 1 रिहर्सल में, और मेरे को 6-8 रिहर्सल और चेक करनी है, तो वो करती थी मेरे साथ. ये नेचर था. आप समझ रहे मेरी बात? पण तुम्ही इतके मोठे हिरो होतात ना. नहीं देखो, कॉन्फिडेंस अलग बात होती है. बट शी मेड मी फील कंफर्टेबल बाय डूइंग ऑल द रिहर्सल्स विद हर. ये नॉर्मली क्या होता है, वो असिस्टेंट आपके साथ करता है. जो लड़की असिस्टेंट होती है वो करती है, जो लड़का असिस्टेंट है वो उनके साथ करता है. पर उसने कभी नहीं करने दिया. एंड तक वो मेरे साथ करते थे. पण असंही होतं की तिचं सगळं आयुष्य तुमच्या बरोबरच्या सिनेमांनी
बॉलिवूडमधलं बनून गेलं. नाही नाही तर ती नंतर शी बिकेम अ तिची व्हेरी व्हेरी बिग सुरुवातीच्या पण असं आहे की तिचं सगळं करिअर उभं राहिलं तुमच्यामुळे. नाही ऐसा बिल्कुल गलत है. आपको मैं खरं सांगायचं म्हणजे मुट्ठी बंद करने से खुशबू कैद नहीं होती, उसकी महक तो आनी है. उसके टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता था, उसकी खुशबू तो फैलनी थी. मैंने क्या करना है, हम लोग सब जरिया होते हैं. ये इत्तफाकन बात है कि मैंने एक्चुअली हिम्मत वाला जब मैंने तेलुगु में देखी, उसमें जयप्रदा हीरोइन हो. और राघवेंद्र को मैंने श्रीदेवी की एक पिक्चर देखी थी. मैं राघवेंद्र को बोला उसको लेना है, श्रीदेवी को. इसमें चटपटा रोल है ज़रा. जो डायरेक्टर था राघवेंद्र राव, तो उसने बोला श्रीदेवी की तब 16वां सावना एक पिक्चर थी, वो लग के अमोल पालेकर के साथ, और नहीं चली थी. जब वो पिक्चर नहीं चली तो नेचुरली लोग अवॉइड करते हैं. और ये नसीब उसका है, ये खुशबू उसकी है, उसको आना था. और जयप्रदा ने मेरे साथ बात नहीं की 6 महीने. नेचुरली उसको बुरा लगा होगा, बट बाद में समझ गई बाद में. बट देन वो पिक्चर ने ऐसा बनना था, मेरा दीदार का गम दूर होना था, तो सब कैसे बैठा देखो. ये है ज़िंदगी. आप जिसे बोलते हैं ना ये नशीब, हे नशीब आहे. कसं एक के बाद एक चीज़ बैठ गई. आता तुमच्याशी संवाद साधताना इतकी मोठी मजल मारल्यावर, इतकं मोठं सक्सेस यश मिळवल्यावर पण पाय जमिनीवर कसे ठेवायचे हे मला वाटतं पुन्हा एकदा आम्हाला सगळ्यांना कळलं. आणि जर मला असं वाटलं की मी माझे पाय जमिनीवर ठेवतोय, दॅट मीन्स आय एम नॉट डूइंग दॅट. इट शुड आइदर कम इन टू यू नेचुरली. ये आप बोल रहे हैं इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. पर ये अगर मैं कॉन्शियस हो जाऊँ कि मैं देखो मैं कितना सिंपल आदमी हूँ, दैट मीन्स आई एम अ फेक. आप समझ रहे हैं मेरी बात. नाही, तुमचा हा जेन्युइननेसच आम्हाला सगळ्यांना भावला आहे. आणि आता तुम्ही अभी आप और एम्बेरेस कर रहे हो. नाही, मैं जेन्युइननेस. आता हां आय एम कन्क्लुडिंग. तर आता तुम्ही सांगितलं की नातवाला तुम्हाला कॉलेजला जाताना बघायचं आहे. विश यू व्हेरी गुड हेल्थ. आणि आपण नक्की तुम्ही तो क्षण पाहाल आणि असंच फिट राहा. आणि आम्हाला सगळ्यांना इतकं वर्ष आनंद देत राहिलात तुम्ही, पुढेही देत राहा. आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा पुढच्या वाटचालीकरता, उत्तम आरोग्यासाठी. आणि आज इकडे आलात तुम्ही आणि आमच्याशी दिलखुलास गप्पा मारल्यात त्याबद्दल मनापासून आभार. थँक्यू व्हेरी मच. देवानारायण परमेश्वरा. जय माता दी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.